जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज के तारीख में अगले 15 दिन तक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि दिल्ली के चुनाव में होने वाला क्या है और दिल्ली के चुनाव में रिजल्ट आने के बाद क्या क्या हो सकता है और क्या होगा। पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर जो हुआ वो आपने देखा। पार्लियामेंट इलेक्शन में बाकी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में जो अपोजिशन पार्टीज थी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन उसने किया। यह भी बिल्कुल बात सही है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। 7 सीटों में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ी और 3 कांग्रेस लड़ी। और ये आशा की जा रही थी कि दोनों मिले हैं और दोनों का वोट बैंक एक जैसा है, कॉमन वोट बैंक को ये लोग शेयर करते हैं, इसलिए इनके समझौते की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती मिली। लेकिन जब पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आए तो दिल्ली ही एक ऐसा प्रदेश था जिसने सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को निराश किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब के अंदर गठबंधन नहीं हुआ था, वहां आम आदमी पार्टी को भी 3 सीटें मिली और कांग्रेस को भी 7 सीटें मिली। तो वहां तो इनका इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन दिल्ली के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अब या तो ये वजह थी, लेकिन जो भी है, आज असेंबली इलेक्शंस के अंदर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी को। अच्छा, अब ये विश्लेषण हो रहे हैं, तरह तरह के विश्लेषण हो रहे हैं। विश्लेषणकर्ता जो है वो विश्लेषण ही कर सकते हैं और क्या करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है वो कॉमन वोट बैंक है, एक तरह का वोट बैंक है, वो गरीब और मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग का वोट बैंक है और क्योंकि वो बटेगा इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो वोट पाएगी वो भारतीय जनता पार्टी का पाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अब जो होगा वो तो चलिए रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो विश्लेषण करने के बाद मुझे लगता है, जो मेरा अपना विश्लेषण कहता है वो ये कहता है, देखिए, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो कुछ भी आप कहिए, आज देश के लोग 2 भागों में विभाजित हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में जहां दिल्ली के अंदर किसको प्रधानमंत्री बनाना है, 2 तरह के लोग विभाजित हैं। एक वो वर्ग है जो पूरी तरह से मोदी जी के साथ है और एक वर्ग वो है जो मोदी जी के साथ बिल्कुल नहीं है, मोदी जी को चुनाव में जीतता नहीं देखना चाहता। तो मानी बात है कि जो मोदी जी के नाम पर जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर जो सिनेरियो बनता है वो असेंबली इलेक्शन में नहीं बनता है। जैसे अगर इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ और वहां महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के साथ जुटे तो वहां पे उन्होंने एक अच्छी टक्कर दी। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और कांग्रेस जुटे, उन्होंने एक अच्छी टक्कर दी क्योंकि वहां वोट डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि जो वोट था वो एक तरफ मोदी जी के साथ था और एक मोदी जी के अगेंस्ट था। मोदी जी के अगेंस्ट वाला वोट क्योंकि कंसोलिडेट हुआ तो वहां पे ये स्थिति हुई। अच्छा, बाकी प्रदेश, अखिलेश यादव का भी एक अपना मुलायम सिंह यादव की लिगेसी है, वहां उनका एक वोट बैंक है जो पूरी तरह से कमिटेड है, जो समाजवादी बैकग्राउंड का है और मुलायम सिंह यादव जी के साथ जुड़ा रहा। बिहार के अंदर भी एक अपना एक वोट बैंक है, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव का अपना एक वोट बैंक है। जो वोट बैंक स्थिर है वो उन्हीं के साथ जाता है। कांग्रेस का वोट बैंक है, थोड़ा है, लेकिन वो कितना आरजेडी को फायदा पहुंचाता है, आरजेडी का वोट बैंक कितना कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक और आरजेडी का वोट बैंक है जो वो थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का है। जो आरजेडी का वोट बैंक है वो यादवों का वोट बैंक है, मुसलमानों का वोट बैंक है। जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो सवर्णों का वोट बैंक है और दलित, अति दलित का वोट बैंक है। तो उसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन की समस्या होती है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन बहुत अच्छा काम करता है और महाराष्ट्र के अंदर भी वो गठबंधन ने अच्छा काम किया था, क्योंकि जो एंटी मोदी वोट था वो कंसोलिडेट हुआ था। पार्लियामेंट के अंदर इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, लेकिन असेंबली इलेक्शन के अंदर वो नहीं हुआ। अच्छा, दिल्ली इलेक्शन के अंदर जो परिस्थिति है वो ये है कि जिस प्रकार की परिस्थिति मोदी जी की पार्लियामेंट इलेक्शन में है, जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी जी वर्सेस रेस्ट है, वैसे ही दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल वर्सेस रेस्ट है। अरविंद केजरीवाल ने, कुछ भी कहें आप, पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर अपना एक बेनिफिशियरी, एक लाभान्वितों का एक वोट बैंक बना लिया है और वो बड़ा वोट बैंक है। वो वोट बैंक नॉर्मली
औरतों का वोट बैंक है, महिलाओं का वोट बैंक है, वो वोट बैंक है जो लाभार्थी है। क्योंकि बस की यात्रा, अब आप उस वर्ग के बारे में सोचिए जो कि नौकरी करने जाता है, घरों में काम करता है, मेड का काम करता है, या 15-20 हजार रुपए महीने कमाता है, या 15 हजार रुपए महीने कमाता है। अगर वो महिला को बस में फ्री ट्रेवल मिलता है और 1,500-2,000 रुपए उसका महीने में बचता है, तो 1,500-2,000 रुपए 15,000 रुपए में तो करीब करीब 12-14% होता है, विच इज सब्सटेंशियल अमाउंट। अगर बिजली और पानी में उसको छूट मिल जाती है और 2-3 हजार रुपए का उसको फायदा हो जाता है, तो जो 20,000 रुपए कमा रहा है उसके 5,000 रुपए मीन्स 25%। तो वो वर्ग जो पूरी तरह से दिल्ली चुनाव के अंदर मोदी जी की लाभार्थी वर्ग की वजह से मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे बताते हैं कि जो जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, अब मान लीजिए उनके घर में 10 लोग रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, तो 10 किलो के हिसाब से उनको 50 किलो अनाज मिला। और पता चला 5-6 लोग ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं या नौकरी में चले जाते हैं, लेकिन राशन कार्ड के अंदर उनका नाम है, तो 50 किलो अनाज मिला। खपत हुई 30 किलो अनाज की, 20 किलो अनाज जो बचा उन्होंने बाजार में बेचा। बाजार में बेचा तो उनको जो पैसा मिला उससे उनकी बाकी आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो गई, अनाज उनको मुफ्त मिल गया। तो थोड़ा सा पैसा कमा के उन्होंने अपने घर के अंदर, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लाभार्थी हो गए, तो सब समस्याएं झेलने के बावजूद वो मोदी जी को वोट करते हैं। तो मोदी जी का वोट बैंक और मोदी जी के अगेंस्ट का वोट बैंक। लेकिन दिल्ली के अंदर जो समस्या है वो ये है कि एक तो अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट बेस है और महिलाओं का सपोर्ट बेस है, और ये लाभार्थी वर्ग है जो निम्न आय वर्ग और झुग्गी झोपड़ी वाला है, गरीब वर्ग है, और जिसको नौकरियों की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन वो जो छोटे मोटे काम करता है, ठेला लगाता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, टैक्सी ड्राइवर है, ई रिक्शा चलाता है, घरों में काम करता है, और ये बहुत बड़ा वर्ग है, करीब 30% दिल्ली के पॉपुलेशन के अंदर होगा जो 20-25 हजार रुपए महीने कमाता है। तो उसको अगर 5-6 हजार रुपए का फायदा होता है, तो उसके लिए डिसाइड करना है उसको कि या तो अरविंद केजरीवाल के साथ पूरा कमिटेड वोट बैंक है या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट बैंक। जैसे दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर मोदी वर्सेस एंटी मोदी है, वैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल वर्सेस एंटी केजरीवाल। अच्छा, ये भी बात सही है, 10 साल की सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी है अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट का जो उनके साथ वाला वोट बैंक है तो कमिटेड है, वो तो पूरी तरह से पोलराइज्ड है, वो तो अरविंद केजरीवाल को वोट देगा ही, वो तो आम आदमी पार्टी को वोट देगा ही। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहता है, वो अगर कांग्रेस सुप्त अवस्था में आ जाए और एक्टिवली चुनाव न लड़े, तो वो उसके पास अगर 1-to-1 की फाइट होती है तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है, और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सुंदर चैलेंजिंग पोजीशन पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ आ जाती है। लेकिन अगर कांग्रेस वहां मजबूती से चुनाव लड़ती है, तो जो अरविंद केजरीवाल को न चाहने वाला वोट बैंक है, वो चाहे डिवाइड होता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, चाहे कांग्रेस जैसे पिछली बार 4-4.5% उसको वोट मिला था, अगर इस बार 9-10% भी वोट उसको मिलता है, तो उसमें आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स का वोट बैंक कम कटता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कटता ज्यादा होता है, जो कि आम आदमी पार्टी से नाराज है और वो कांग्रेस का पुराना वर्कर है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बजाय वो कांग्रेस के साथ चला जाता है। अच्छा, जो स्ट्रेटेजिक वोटिंग लोग करते हैं वो कितना भी नाराज हो, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे अगर उनको लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कांग्रेस नहीं जीतने वाली है, तो पूरी तरह से पोलराइज होकर वो आम आदमी पार्टी के पास चला जाता है, और अगर उसको लगता है कि आम आदमी पार्टी नहीं जीतने वाली है, तो पूरी तरह से पोलराइज होकर कांग्रेस की तरफ चला आता है, और जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होता, जिसकी कल्पना कुछ स्ट्रेटेजिस्ट और एनालिस्ट करते हैं कि उनको हो जाएगा। तो मेरा जो अपना अनुमान है, जो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस ने एग्रेसिवली चुनाव लड़ने का प्रयास किया है, ये एक प्रकार से ये स्ट्रेटेजी है कि जो आम आदमी पार्टी से नाराज वोट बैंक है, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता था, वो कुछ कांग्रेस के पास चला जाए, और इस ट्रायंगुलर फाइट का फायदा उठा ले आम आदमी पार्टी। जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में ट्रायंगुलर फाइट का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है, तो अगर निष्पक्ष चुनाव हो, अगर बेईमानी का चुनाव न हो, अगर जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, उनको धमकियां मिल रही हैं, जैसे उन्होंने आरोप लगाया है कि नाम जोड़े गए हैं और काटे गए हैं, अगर इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई ना हो, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो अलग और चुनौतीपूर्ण और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का रणनीति बनाई है, उससे आम आदमी पार्टी को ही फायदा होगा, उससे इंडिया गठबंधन को ही फायदा होगा, और इंडिया गठबंधन
ने इसी को सोचते हुए यह रणनीति बनाई है। लेकिन अगर चुनाव आयोग की कृपा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि उसके बाद आम आदमी पार्टी को भी वो खत्म कर देंगे और आम आदमी पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो जेल के अंदर होंगे और जितनी स्कीम्स उन्होंने बस यात्रा और ये सारी चलाई थी उसको वो भारतीय जनता पार्टी इसलिए बंद कर देगी क्योंकि बाकी प्रदेशों में उन्होंने वो स्कीम नहीं चलाई है। अगर यहां नहीं बंद करेंगे तो बाकी स्टेट में चलाना पड़ेगा और यहां चला के और बाकी स्टेट में ना चला के वो जोखिम नहीं उठाएंगे। इसलिए रेवड़ी बंद करके नाम पे जो 5-6 हजार रुपए महीना एक 20-25 हजार रुपए कमाने वाली महिला के जो उसको मिलते थे वो मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए अगर वोट ईमानदारी से हो तो आम आदमी पार्टी जीतेगी और हेराफेरी से हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।